हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MR इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस हमारे रह रहे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं उन सभी को इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो लैंग्वेज वाले सारे क्वेश्चंस के डाउट्स आप लोगों के इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और जो स्टूडेंट चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों अब हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। रेखिक समीकरण युग्म का मतलब दो समीकरण बनेंगे, उनको बनाना है। पहले भी हम 3.1 में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स थे उनको हमने बनाया था, 2 पार्ट्स दे रखे थे उसमें। उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से उनके हल करने। भाई हल करने का मतलब क्या है? x और y का मान निकालना है। 2 समीकरण बनेंगे, 2 समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब जो भी बच्चा पिछली क्लास देख के आया है उसको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस उसको इतना समझना है कि समीकरण बनाएं कैसे, उसके बाद तो खुद सोल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना सीख के आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार इसको वीडियो को देख रहा है, इससे पहले वाला वीडियो एक बार देख कर आए, उसके बाद इसको देखें आके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। देखो भाई, अब जो इसमें जितने भी पार्ट दे रखे हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 जब केवल 3 पढ़ के जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 3 में फिक्स होता है कि 2 चीज़ें पूछता है, एक को हम x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं। जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें पूछा है इसने, 2 संख्याओं का अंतर। अब दोनों संख्याएं पूछा है, तो दोनों संख्याओं में से एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को हम y मान लेंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होता। जब तक चैप्टर 3 पढ़ते हैं तब तक तो चीज़ें मतलब बैलेंस रहती है। लेकिन जैसे ही एंटर 4th चैप्टर में करते हैं, जैसे ही हम चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर जाके फ्यूज उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी 2 ही चीज़ें निकालनी होती है, लेकिन वहाँ वेरिएबल एक ही मानना होता है, चर एक ही मानते हैं। या तो x और y मानते हैं, वहाँ केवल x मान रहे हो तो x ही मानना पड़ेगा, दूसरा नहीं मान सकते। तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार कौन से क्वेश्चन में तो हम 2 वेरिएबल माने, 2 चर माने, और कौन से क्वेश्चन में हम एक ही चर माने। तो ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वो कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा आपका, और ऐसा दूर करूँगा कि कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ पे क्वेश्चंस का। चैप्टर नंबर 3 से अब आपको अगर कोई बता दे कि चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें 2 वेरिएबल मानने, 2 चर मानने, एक को x मानना, दूसरे को y मानना है। अब वहाँ पे एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा नहीं बोर्ड पेपर में कि भाई ये चैप्टर 3 से है, ऐसा नहीं आएगा। तो फिर हमें कैसे पहचानना है क्वेश्चन को कि ये चैप्टर 3 से है या चैप्टर 4 से है? तो देखो भाई चैप्टर 4 में जो भी क्वेश्चन देगा उसमें गुणनफल है ना, वर्गों का योग, ऐसे शब्द आएंगे। गुणनफल आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वर्गों का योग आएगा। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब वो कौन से चैप्टर से हैं? वो चैप्टर नंबर 4 से हैं। गुणनफल आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए, वर्गों का योग आ जाए, है ना, परिमाप वगैरह ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो उसमें फिर हमें समझ जाना है कि ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 से है। लेकिन ऐसा कोई केवल अंतर शब्द आए, है ना, योग शब्द आए, ठीक है, और या यूँ कह सकते हैं कि इनके अलावा क्षेत्रफल, गुणनफल, वर्गों के योग के अलावा अगर कुछ आ जाए तो हमें समझ जाना है कि वो चैप्टर नंबर 3 से है, चैप्टर नंबर 3 से है भाई।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्वेश्चन को हम कैसे पहचाने कि कौन से चैप्टर से है और कौन से नहीं है। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करते चलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ऐसे हजारों क्वेश्चन कर दोगे तुम, है ना। बस कॉन्सेप्ट समझना है और फिर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे हमें, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही सुना। देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, फर्स्ट पार्ट है इसका, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है हमें 26, तो फिक्स है दो संख्याओं का अंतर। अब आगे पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। बाद में कैसे इक्वेशन बनेंगे, कैसे समीकरण बनेंगे, उस पर तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मानो तो सही, हम मानेंगे कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, फिक्स होता है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। सॉल्यूशन में हम मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या है भाई, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या है भाई, x है। दूसरी संख्या y है। एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है भाई। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो एक एक शब्द पे गौर करना है, एक एक शब्द का मतलब जिसको पता है उसको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली लाइन पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमने एक संख्या को x मान लिया, दूसरी को हमने y मान लिया। अंतर शब्द आ जाए तो माइनस करना है, योग शब्द आ जाए तो प्लस करना है, मतलब बीच में क्या आएगा, माइनस। दो संख्याओं का अंतर आ जाए तो बीच में माइनस आएगा, दो संख्याओं का योग आ जाए तो बीच में प्लस आएगा। और अंतर कितना दे रखा है भाई, 26 दे रखा है। तो पहला समीकरण जो बना हमारा वो क्या बन गया, x माइनस y इक्वल टू 26। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। क्लियर है क्या, पहली लाइन पढ़ा और पहला इक्वेशन तैयार। पहली लाइन हमने पढ़ी, दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, समीकरण 2 बनाना है। उसके लिए आगे वाली लाइन पढ़ो। देखो क्या कह रहा है अभी, एक संख्या को हमने क्या माना, x माना। एक संख्या, इसके बाद बस एक संख्या बोला ना उसने, उसके बाद डायरेक्ट बराबर का चिन्ह लगा दो। एक संख्या हमने x मान ली, बराबर का चिन्ह लगा दो। दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। दूसरी संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या y है तो y लगा दो। 3 गुनी है, गुना शब्द आ जाए तो गुणा लगाते हैं, गुना शब्द आ जाए तो गुणा लगाते हैं, ठीक है। तो 3 गुना कहाँ लगाएंगे, इसके आगे लगा दो। तो क्या बन गया इक्वेशन बन गया हमें, देखो कम आ जाए तो माइनस करेंगे, है ना, अधिक आ जाए तो प्लस करेंगे, गुना शब्द आ जाए तो गुणा करेंगे। ये पता होनी चाहिए आपको, है ना। 5 वर्ष पश्चात आ जाए, है ना, 5 वर्ष आफ्टर, 5 ईयर आफ्टर और 5 ईयर बिफोर, ऐसा वर्ड आ जाए। 5 साल बाद आ जाए तो प्लस करना है, 5 साल पूर्व या पहले आ जाए तो माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, है ना। तो यहाँ गुना है, 3 गुना है। क्या समझा हमने कि भाई समझो, देखो एक संख्या, हमने एक संख्या लिखी, x लिख दी, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दो। दूसरी संख्या लिख दो, दूसरी संख्या क्या y है, y लगा दी। आगे बोला उसने दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3 गुणा में लगा दो, इधर राइट साइड में लगेगा। तो x इक्वल टू 3y, क्या बन गया दूसरा समीकरण हमारे पास, x इक्वल टू 3y। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे भाई, समीकरण नंबर 2। जब 2 समीकरण हमारे पास आ गए, अब हम इन दोनों समीकरणों को कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसको हम पिछली क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीख के आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई, करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। रख दिया यार, हाँ
तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं भाई। क्या करना है, क्या सीख के आए हम, कोई भी एक समीकरण लेते हैं, एक समीकरण में एक चर को लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। मतलब किसी एक चर का मान निकाल लो किसी एक समीकरण से और उसको दूसरे समीकरण में रख दो। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण नंबर 2 में पहले से ही चर का मान निकला हुआ है, एक चर ही तो है लेफ्ट में, बाकी तो सब राइट साइड में। मतलब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि x का मान, देखो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण, देखो जो पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में हम जो सीख के आए हैं उसमें समीकरण 3 बनाते थे, एक तीसरा समीकरण बनता था। यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि समीकरण 2 में पहले से x का मान दे रखा है उधर करके, ठीक है, लेफ्ट में केवल x ही है। तो हम डायरेक्ट समीकरण 2 से x का मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 से किस में रख देंगे भाई, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दो। तो यहाँ से x का मान उठाओ, इसमें रख दो, x की जगह कितना रखना, 3y। तो 3y माइनस y इक्वल टू कितना, 26। 3y में से 1y माइनस किया तो कितना y बचा, 2y बचा। अरे यहाँ पे बचा 2y इक्वल टू कितना, 26। 2 से 26 13 टाइम्स, 13 बार कट गया, तो y इक्वल टू कितना आया, 13। y का मान आ चुका है, y का मान हमें मिल चुका है। इस y के मान को उठाएंगे और समीकरण नंबर 2 में या 1 में किसी में भी रख दो, हम 2 में रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से उठाओ y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हमने रखा y का मान, समीकरण 2 में रखो 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 जल्दी। देखो समीकरण नंबर 2 क्या है भाई, x इक्वल टू 3 और y की जगह क्या रखना है भाई, 13 रखना है। तो x बराबर 13 को 3 से गुणा करो 39, अरे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो 39, कितना आ जाएगा 39। तो x का मान मिल चुका है और y का मान भी हमें मिल चुका है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अतः हम कह देंगे कि पहली संख्या तो x मानी थी जो कि कितनी है, 39, और दूसरी संख्या हमने y मानी थी जो कि कितनी है, 13। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लें आप, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करो। अब यहाँ पे दो कोण निकालने हमें, एक तो छोटा कोण और एक बड़ा कोण। तो हम दोनों में एक को तो x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। उसके बाद समीकरण कैसे बनेंगे ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है। अभी देखो, अभी तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना बड़ा कोण क्या है, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण क्या मान लिया भाई, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ये तो सबसे पहला काम होता है भाई। अब आगे क्या करना है, आगे करना है उसके लिए तो समझाऊंगा ना मैं। देखो करना क्या है, प्रश्नानुसार लिखो। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखो भाई, प्रश्नानुसार। अब पढ़ो, आराम से तसल्ली से पढ़ो, एक एक चीज़ का पता होना चाहिए तुम लोगों को, एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो दो संपूरक, ये संपूरक क्या आ गया, संपूरक नया ही वर्ड आ गया, हमने तो सुना ही नहीं। तो संपूरक क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो पूरक और एक होता है संपूरक। एक तो क्या होता है पूरक और एक होता है संपूरक। देखो पूरक कोण होते हैं और एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है उनको पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए उन दोनों कोणों को एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। यानी अगर मैं 90 डिग्री, यानी मैं किसी भी कोण का पूरक कोण निकालूं, जैसे 30 का पूरक कोण निकालूं तो 30 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए,
तो कितना जोड़ेंगे 60, अरे कितना जोड़ेंगे 60, 60 जोड़ दें तो 90 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 30 का पूरक कोण क्या है 60 है, और 60 का पूरक कोण क्या है 30 है। 90 का पूरक कोण क्या है, 90 में क्या जोड़े 0 आ जाए 0, अरे 90 में कितना जोड़े 0, 90 आ जाए तो 0 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी 90 का पूरक कोण क्या है 0 है, और 0 का पूरक कोण क्या है 90 है। समपूरक का मतलब क्या हुआ, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उनको हम क्या कहते हैं समपूरक कोण। यानी अगर मैं 10 डिग्री का समपूरक कोण पूछूं तो 10 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए, तो 10 में अगर हम 170 जोड़ दें तो 180 आ जाएगा। यानी 10 डिग्री का समपूरक कोण 170 है, और 170 का समपूरक कोण 10 डिग्री है। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए। समपूरक कोण क्या हुआ, समपूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनको हम क्या कह देते हैं समपूरक कोण कह देते हैं। तो भाई यहाँ बोला है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो दो कोण है ना हमारे पास, जिसमें एक को बड़ा कोण को हमने x माना, छोटे कोण को हमने y माना, ये दोनों कोण क्या है समपूरक है। क्या है समपूरक है। समपूरक का मतलब योग कितना होगा 180 होगा। तो पहले समीकरण क्या मिली, दोनों का योग कितना 180। योग का मतलब दोनों के बीच में किसका चिन्ह आएगा प्लस का, और बराबर में क्या आया 180। तो x प्लस वाई बराबर कितना 180। पहला समीकरण मिल चुका है, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 180, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है क्या, समीकरण नंबर 1 हमें मिल चुका है। अब हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो देखो उसके लिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, बड़ा कोण, बड़ा कोण लिखो। बड़ा कोण क्या है हमारे पास, बड़ा कोण है हमारे पास x, तो x लिखो। आगे देखो बड़ा कोण छोटे कोण से बराबर का चिन्ह लगा दो। बड़ा कोण लिखा हमने x, पहले कौन सा शब्द आ रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण लिखो क्या है x है, फिर बराबर का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। आगे देखो फिर कौन सा आया है शब्द छोटा कोण, छोटा कोण क्या है भाई y है, तो y लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो क्या बोले 18 डिग्री अधिक है, अधिक आ जाए तो प्लस करना है, कम आ जाए तो माइनस करना है। अधिक आ गया तो क्या करना है प्लस, तो ये क्या आ गया समीकरण नंबर 2। तो क्या मिला हमें x बराबर y प्लस 18, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। बस इसी तरीके से हमें दो इक्वेशन बनानी है, दो समीकरण बनाने, और सारी चीज़ें हमारी आगे वही होंगी जो हम पीछे करके आए हैं। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। समझ में आया सभी को, ठीक है भाई। आगे देखो आगे क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, किसी एक चर का मान निकाल लो, किसी एक चर का मान निकालो, उसको दूसरे समीकरण में रख दो। यहाँ ऑलरेडी समीकरण 2 में x का मान निकला हुआ है, x लेफ्ट में बाकी सब राइट में x का मान निकला हुआ है, तो समीकरण 2 से x का मान उठाएंगे और किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखो भाई, तो यहाँ रखेंगे कि समीकरण 2 से किसका मान x का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो भाई। समीकरण 2 से x का मान उठाया, समीकरण 1 में रख दो। कितना x की जगह y प्लस 18 लिखना है, x की जगह y प्लस 18 रख दो, प्लस में y है y लिख दो, बराबर 180 है 180 लिख दो। आगे देखो y प्लस y, अरे 1y और 1y कितना हो गया 2y, ये 18 उधर चला जाएगा तो किसका हो गया भाई माइनस का हो गया। 180 माइनस कितना हो गया 18 हो गया, 180 माइनस कितना हो गया 18 हो गया। इसमें से माइनस करो 2y इक्वल टू, अरे कितना बचेगा 20 गया तो 60, 18 ही भेजना है तो 62, 162। इसको 2 से काट दो, इसको 2 से काट दो, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। अरे y का मान कितना आ गया भाई 81 आ गया। अरे y 81 आ गया, इस y के मान को उठाओ और समीकरण नंबर किस में रख दो 2 में, तो किसका मान मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। तो रखो भाई y का मान उठाओ समीकरण 2 में रखो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो भाई। समीकरण 2 में रखें तो x बराबर y का मान कितना है 81 आया, 81 आया, प्लस में क्या है 18, जोड़ दो इसको, x बराबर 18 जोड़ो भाई,
तो 99 कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा भाई। कितना आएगा, 99 डिग्री। तो x का मान हमें 99 मिल गया और इसका मान हमें कितना मिल गया, 81। तो इसी तरीके से अब देखो x किसको माना हमने, बड़े कोण को x माना, तो बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण 81 है। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके इक्वेशन बनाने के कॉन्सेप्ट को सीखो और बाकी तो वही मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सभी क्वेश्चंस में सेम होता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन को आराम से आप उतारो, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है हमारे पास, जिसमें दे रखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन से समीकरण बनाना हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीख चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक गेंद का या एक बल्ले का मूल्य हम x मान लेंगे, तो एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो मानो भाई, उसके बाद में क्या करना है समझते हैं। सॉल्यूशन में देखो, माना एक बल्ले का मूल्य, क्या है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, एक गेंद का मूल्य हमारे पास है y रुपये। एक बल्ले का मूल्य तो हमने x मान लिया और एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया, y रुपये। आगे देखो क्या लिखते हैं हम, प्रश्नानुसार लिखो भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। देखो, एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 का कितना होगा, 7x हो गया। अरे एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा, तो 20 पेन का मूल्य 5 को गुणा 20 से कर देंगे, 5 को गुणा 20 से कर देंगे। ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का कितना हुआ, 7 को गुणा x से कर देंगे, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x। और एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y, 6y हो गया। और दोनों के मूल्य को मिला दें तो किसके बराबर आता है, 3800 के बराबर, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसमें करना आगे। 3 बल्ले का मूल्य 3x, 5 गेंद का मूल्य 5y, प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 1750। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये तो, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला इक्वेशन बनेगा 7x + 6y = 3800, समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा भाई, दूसरा समीकरण देखो, 3 बल्ले हैं तो 3x हो गया और 5 गेंदे हैं तो 5y हो गया, बराबर पे कितना आ रहा है, 1750 आ रहा है भाई। तो 2 समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें इनको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसी एक चर का मान निकालो, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालो और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रख दो, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखो हम किसका मान निकालेंगे, हम निकाल लेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, है ना। तो समीकरण 2 ले रहे हैं हम लोग। 2 से हम y को रख लेते हैं लेफ्ट साइड में, y को हम लेफ्ट में रख रहे हैं भाई, तो 5y हो गया, इक्वल टू में क्या है, 1750 पहले से है हमारे पास। उधर इस 3x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया और इस 5 को यहाँ से हटाएंगे तो भाग में लग जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 मिल चुका है। समीकरण 3 के बाद में अब हम क्या करें, y का मान निकाला यहाँ से, y के मान को उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दो। भाई 2 से निकाला है तो 1 में रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान कहाँ से, समीकरण 3 से, y का मान समीकरण 3 से, समीकरण किस में, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो भाई। समीकरण 1 में रखो 7x तो ऐसे के ऐसे +6 और y की जगह पूरा रखना है
y की जगह में रखना है 1750 माइनस 3x बटे में क्या चलेगा 5। ठीक है भाई। आगे देखो बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास 3800, बराबर में क्या है 3800 है। आगे देखो कैसे सोल्व करें, सॉल्व करने का वही तरीका, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया हमारे पास 7x प्लस में अंदर गुणा करो इसको, 6 पंजे 30 हो गया का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना हो गया 45 हो गया, 45 का 5 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 कितना हो गया 10 और एक 0 और है तो ये लगा दो, माइनस 6 तिया 18x हो गया और नीचे क्या चल रहा है भाई यहाँ पे 5 चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है 5, बराबर में क्या है 3800, बराबर में क्या चल रहा है 3800। आगे देखो इसको, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, उसके बाद में इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेके सॉल्व करो भाई। इधर करते हैं, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 का और 5 का, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो एलसीएम लो यहाँ से, दिस एम्प्लाइज एलसीएम कितना आया 5 आ गया हमारे पास। उसके बाद में 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार और 5 को गुणा 7 से करेंगे तो 7 पंजे 35, 35x हो गया भाई, प्लस आगे देखो प्लस क्या करना है 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार, अब 1 को इस 5 के ऊपर जो सारे हैं उनसे गुणा करना है तो वही आएगा, 1 को तो किसी से भी गुणा करें तो वही आता है, तो कितना आएगा 10 500 और माइनस 18x, माइनस 18x बराबर में क्या है भाई, बराबर में हमारे पास 3800, बराबर में क्या है 3800 है। अब यहाँ से देखो क्या करना है 35x माइनस 18x तो कितना बचेगा 17x, उसके बाद में प्लस में कितना है 10,500, ये जो 5 है हमारे पास, ये जो नीचे 5 है बटे में, ये कहाँ जाएगा गुणा में 3800 के पास, तो इसको लगा दो गुणा में उधर, 3800 गुणा कितना 5। आगे देखो भाई 17x एज इट इज़ हो गया, बराबर इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,000 आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो गया 10,500 भाई, 3800 को हमने 5 से गुणा किया तो 19,000 और इस 10,000 को उस तरफ ले गए तो किसका हो गया माइनस का हो गया। आगे देखो इसमें से माइनस करो, 10,500 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 8,500 बचेगा हमारे पास, 17 पंजे 85 तो कितनी बार कट गया भाई 5 बार कट गया, ये 500 बार कट गया, तो हमारे पास जो x का मान आया वो कितना आ गया 500, अरे x का मान कितना आ गया 500 आ गया। अब इस x के मान को उठाएंगे और समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो रखो भाई x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दो भाई समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये रहा हमारे पास, तो y बराबर कितना है 1750 माइनस कितना है 3 और x का मान कितना रखना है 500 बटे में नीचे कितना है 5 है। आगे देखो गुणा करो, इसको गुणा करो 1750 एज इट इज़ और 15 ये कितना हो गया 1500 और नीचे क्या चल रहा है भाई 500, माइनस करो 1750 में से तो कितना बचेगा हमारे पास 250 और नीचे क्या है 5, 5 25 तो कितना आएगा 50, यानी y का मान कितना मिल गया 50 मिल गया। x का मान तो हमारे पास x का मान 500 आ चुका है और y का मान आ गया 50, तो हम कह देंगे यहाँ पे कि जो एक बल्ले का मूल्य है, देखो नीचे एक लाइन लिखनी है हमें, सभी क्वेश्चंस में लिखना है, यहाँ अपन लिख देंगे कि x तो किसको माना था हमने बल्ले के मूल्य को, और y किसको माना था हमने गेंद के मूल्य को, तो हम नीचे लाइन लिख देंगे कि अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये है। ये लाइन नीचे ऐड कर देना भाई, है ना, मैं लिख देता हूँ एक बार कि अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य क्या होगा, एक गेंद का मूल्य बराबर क्या होगा 50 रुपये होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन में वही पैटर्न अप्लाई करना है। तो इसको एक बार उतार लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है इसको पढ़ते हैं। देखो एक बार पहले, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में
एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है, उसको कितना किराया देना पड़ेगा। भाड़ा मतलब किराया, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, लेकिन ऊपर से गया है ना, सभी को पता है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको देखकर बच्चों की अच्छों की हवा निकल जाती है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, ऐसे हजारों क्वेश्चंस की तुम लोग हवा निकालने वाले हो आज के बाद। बिल्कुल सही सुना, बस कॉन्सेप्ट समझना। इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन का समझा दूंगा कि कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी आएगा हमारे एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, वहाँ भी हमें इसी टाइप से समझना है उस क्वेश्चन को भी। तो देखो इसको समझते हैं ध्यान से। तो देखो दो चीज़ों की बात हुई यहाँ पे, एक तो नियत भाड़ा मतलब नियत किराया और एक अतिरिक्त किराया। नियत किराया और अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया किस पे लग रहा है? प्रति किलोमीटर पे लग रहा है। देखो उसने बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा तो फिक्स है, उसके अतिरिक्त दूरी पर चला गया भाड़ा सम्मिलित है। यही है ना, कुछ लिखने में मिस प्रिंटिंग थोड़ी करी है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चलेगी दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, यही है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि नियत भाड़ा तो क्या होता है और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। तो वो मैं समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी एक को तो क्या मान लेंगे x और दूसरे को क्या मान लेंगे y। तो यहाँ पूछा क्या है हमसे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये पूछा है। तो नियत भाड़े को x मान लेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़े के लिए को y मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखो भाई कि माना, ये तो लिख लो, इसमें तो समझने का क्या ही है, एक को हम x मानते हैं। माना नियत भाड़ा क्या है, माना नियत भाड़ा हमारे पास है x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जो भाड़ा है वो क्या है भाई, अतिरिक्त भाड़ा मतलब किराया हमारे पास y रुपये। अतिरिक्त जो भाड़ा है प्रति किलोमीटर के लिए, जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना है, y रुपये, ये मान लिया हमने। अब समझते हैं नियत भाड़ा, नियत किराया और अतिरिक्त किराया क्या होता है। देखो समझना भाई, जैसे सपोज करो कि हमें कहीं जाना है, एक टैक्सी वाला है या एक बस वाला है, एक ट्रेन वाला है, ऐसे समझो एक बस वाला है। एक बस वाले ने अपनी बस में कोई भी सवारी बैठती है, उसकी में कोई भी कैंडिडेट अगर जाता है तो उसने फिक्स कर रखा है कि बस में घुसते ही नियत है 5 रुपये आपके लगेंगे। 5 रुपये तो नियत हो गया, फिक्स हो गया भाई। बैठने का चार्ज जैसे डॉक्टर फीस लेता है ना चेक करने के लिए, एंट्री फीस, तो एंट्री फीस है वो। तो अब वहाँ पर जैसे अपन कहीं जाते हैं, जाने के बाद में शुरू में टिकट होता है एंट्री के लिए, एंट्री फीस। अब उसके अंदर तुम कुछ खाओगे वो अपनी तरफ से, तो ये एंट्री है। मतलब नियत का मतलब है कि बस में एंट्री के लिए किराया फिक्स कर दिया उसने। वो कितना है मान लो, जैसे मान लो 5 रुपये उसने नियत किराया फिक्स कर दिया, ठीक है, एंट्री किराया ऐसे समझ लो। उसके बाद में अगर तुम और कुछ लेते हो, वहाँ पे कुछ खाते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसका। तो ऐसे ही हमारे पास एक अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया लगेगा भाई, अतिरिक्त किराया लगेगा। अभी अतिरिक्त किराया जो लगेगा वो भी हमें नहीं पता भाई। नियत किराया मान लो ये 10 है, नियत किराया 5। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नियत तो 5 है, ठीक है, और अतिरिक्त है हमारे पास 10 रुपये। अतिरिक्त कितना है, 10 रुपये भाई। बस में हम चढ़ रहे हैं, बस में एंट्री के ही 5 रुपये लग रहे हैं। अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त किराया है हर किलोमीटर। जैसे ही तुम 1 किलोमीटर बढ़ोगे बस में बैठ के तो 10 रुपये और लगेगा। 5 तो एंट्री फीस और 10 रुपये और, तो 1 किलोमीटर पर किराया कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। अरे कितना हो गया, 15। दूसरे किलोमीटर के लिए बढ़ोगे तो 5 तो फिक्स, 1 किलोमीटर के लिए 10, दूसरे के लिए भी 10, तो कितना हो गया 10 और 10 20 और 5 कितना हो गया 25।
ऐसे मत कर देना 30 का डबल हो गया 32, वो 15 का डबल हो गया 30, नहीं, इसका मतलब समझो ये तो एंट्री फीस है। अब 1 किलोमीटर का 10 है तो 2 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर गए तुम तो 1 किलोमीटर का 10, 2 किलोमीटर का 20, तो ये हो गया। और नियत किराया एंट्री फीस कितनी है बस की 5 रुपये, तो टोटल किराया कितना हो गया 25 हो गया। तो अतिरिक्त किराया और नियत किराया में फ़र्क समझ में आया होगा तुम लोगों को। ये एंट्री फीस होती है, नियत किराया फिक्स होता है। तुम 50 किलोमीटर जाओ या 100 किलोमीटर जाओ या 1000 किलोमीटर जाओ 5 रुपये लगेगा, वो तो एंट्री फीस है। उसके अलावा जितने किलोमीटर जाओगे 1 किलोमीटर का 10 है। जैसे सपोज करो मुझे 50 किलोमीटर जाना है, अब 50 किलोमीटर जाना है तो कितना किराया लगेगा, 5 तो फिक्स है, ठीक है, प्लस 1 किलोमीटर का 10 है, 50 किलोमीटर जाना है तो 50 को 10 से गुणा कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो टोटल 50 किलोमीटर का किराया हो गया। तो कितना आएगा यहाँ से देखो 500, तो ये हो गया 505 रुपये। कितना आ गया भाई 505 रुपये, ठीक है। 50 किलोमीटर, सपोज करो किसी को 30 किलोमीटर जाना है, किसी को 30 किलोमीटर जाना है तो 5 रुपये तो एंट्री फीस हो गई बस की, नियत किराया जिसको हम बोल रहे हैं। और 30 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का किराया 10 है तो 30 का कितना होगा भाई 300 हो जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे हम तो टोटल कितना आ गया 305। 305। अब समझना ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, इनकी इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो भाई ये 50 किलोमीटर जाना है अपने को, 30 किलोमीटर जाना है, ये तो हमें भी दे रखा है। देखो 10 किलोमीटर के लिए किराया इतना है, ये चीज़ और ये चीज़ दे रखी है अपने को। 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रखा है उसने, 10 किलोमीटर जाना है उसके लिए किराया उसने दे रखा है 105। मतलब ये वाली चीज़ दे रखी है, ये वाली चीज़ दे रखी है, हमें ये नहीं पता और ये भी हमें नहीं पता। मतलब ना तो नियत किराया पता है और ना हमें अतिरिक्त किराया पता है। तो नियत किराया को हमने x मान लिया, अतिरिक्त किराया को हमने y मान लिया। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें 50 किलोमीटर के लिए, अगर हमें पता नहीं होता तो क्या होता, नियत किराया x प्लस में 50 किलोमीटर जाना है तो 50y भाई किलोमीटर को जितने किलोमीटर जाना है उसको अतिरिक्त से गुणा कर देते हैं तो 50y बराबर में कितना किराया लग रहा है 505। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या? यहाँ से देखो अब लाइन पढ़ो, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105, तो नियत किराया कितना है x, तो x प्लस ये जो 10 किलोमीटर है ये तो हम दूरी उतनी जा रहे हैं, अब अतिरिक्त दूरी है ये तो भाई 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो अतिरिक्त किराया इसी पर तो लगेगा। तो अतिरिक्त किराया नियत पर नहीं लगता, ठीक है, किस पे लगता है, अतिरिक्त किराया जो जितने किलोमीटर जा रहे हो उस पर लगेगा। तो भाई कितने किलोमीटर जा रहे हैं 10 किलोमीटर, अब 10 को गुणा हम किससे करते हैं अतिरिक्त किराया से, अतिरिक्त किराया कितना है y है, बराबर में टोटल कितना लग रहा है 105। तो समीकरण नंबर यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण एक क्या हो गया x, तो क्या हो गया नियत किराया प्लस 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया क्या हो गया 10y हो गया, बराबर में टोटल किराया कितना है 105। समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया होगा ना, इतने ज़बरदस्त तरीके से समझाया, सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा, मुझे 100% पता है। फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। आगे देखो भाई 15 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 155, तो समीकरण क्या बनेगा बताओ जल्दी। अरे नियत किराया x है और 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया 15y हो गया, बराबर में कितना 155। तो समीकरण नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 50y बराबर में कितना 155। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। बस ये हमारे पास समीकरण आ चुके हैं। अब हम इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जो कि हम ढेरों सारे सवाल कर चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं अपन, तो आगे तो दिक्कत ही नहीं आने वाली अपने को बिल्कुल भी, ठीक है। तो करते हैं भाई, किसी भी एक समीकरण को लो, उसमें से एक चर का मान निकालो। निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर, इसको उधर भेज दो तो 105 तो पहले से है, 10y उधर जाके माइनस का हो गया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से किसका मान उठाओ x का, और समीकरण किस में रख दो 2 में, तो x का मान
x का मान किससे भाई, x का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण किसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो भाई समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे हम x का मान यहाँ से उठा के, तो जहाँ x है वहाँ पे कितना आएगा 105 माइनस 10y, तो लिखो 105 माइनस 10y और प्लस में क्या है 50y बराबर में क्या है 155। आगे सोल्व कर लो, इसको करते हैं भाई। 105 को उस तरफ ले जाओ, 10y माइनस का 50y प्लस का तो कितना बचा 40y, अरे 40y इक्वल टू कितना है, उधर है हमारे पास 155, ये 105 उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का, तो कितना बचेगा भाई अरे 155 में से 105 हटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास, अरे कितना बचेगा 40y बराबर, 40y बराबर यहाँ से कितना बचेगा 105 हमने हटा दिया इसमें से, तो देखो 100 हटा दो 50 बचेगा हमारे पास, 50 बच गया। तो 50 किलोमीटर नहीं है, यहाँ कितना है 15 किलोमीटर है, तो इसको जो गलती हुई है उसको सुधारते हैं। यहाँ पे कितना है भाई 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पे कितना आएगा 15y आएगा, कितना आएगा भाई 15y आएगा। और यहाँ पे जब 10 में से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5y बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 5y बचेगा हमारे पास। आगे देखो 5y और इधर बच गया हमारे पास 50, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये कट जाएगा हमारे पास 10 बार, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 10, अरे y का मान कितना आ चुका है हमारे पास 10 आ चुका है, y का मान क्या आ चुका है 10, और 10 जो y है उसको हमने क्या माना है अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया 10 आ गया। अब इस y के मान को उठाएंगे और किस में रख देंगे भाई, y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो भाई y का मान, तो डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा। x बराबर y का मान रखो कितना 105 तो पहले से है, y का मान अभी हमने निकाला 10 है, 10 पहले से है इसमें गुणा में 10, तो यहाँ से देखो x बराबर 105 माइनस कितना हो गया 100, तो x का मान कितना मिल गया 5। तो बताओ अतिरिक्त किराया तो हमारे पास 10 रुपये आ गया और नियत किराया कितना आ गया भाई 5 रुपये आ गया। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे जो कि पहले भी मैंने बताया कि अतः नियत किराया कितना है भाई, नियत किराया नियत भाड़ा जो है हमारे पास वो तो 5 रुपये, तथा अतिरिक्त जो किराया है, अतिरिक्त किराया कितना आया, अतिरिक्त जो भाड़ा आया हमारे पास वो कितना आया, अतिरिक्त जो भाड़ा आया वो आया हमारे पास 10 रुपये। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। देखो बहुत ही बड़ा सवाल दे रखा है और सॉल्यूशन कितना छोटा है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। देखो इस क्वेश्चन को बच्चे रट के चले जाते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को या अभी देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अब इस ऐसे टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना भाई। अतिरिक्त किराया फिक्स होता है, नियत किराया फिक्स होता है, अतिरिक्त किराया जितने किलोमीटर चल रहे हैं उसको अपन गुणा कर देते हैं उससे, ठीक है, बराबर में वो आ जाता है। तो इसको उतारें फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों इसका 5th पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। 5th पार्ट में क्या है भाई, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, देखो भाई इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें भिन्न पता होनी चाहिए। जैसे 4/5 एक भिन्न है, 4/5 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, मतलब न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है भाई। तो भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ऊपर भी कोई होता है नीचे भी कोई नंबर होता है। तो ऊपर वाले को हम x मान लेते हैं, नीचे वाले को y मान लेते हैं, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। भिन्न तो बताना है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो माना वह भिन्न क्या है x/y है, तो मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। तो देखो माना सॉल्यूशन में भिन्न हमें बताना है, तो माना अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट मतलब जो हमें चाहिए, माना अभिष्ट भिन्न क्या है, अभिष्ट भिन्न बराबर x/y है। अभिष्ट भिन्न क्या है x/y। अब हमें प्रश्नानुसार चलना है, अब हमें प्रश्नानुसार चलना है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या है, देखो प्रश्न जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है भाई। देखो
यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और हर, भिन्न हमारे पास क्या है x बटे वाई है, भिन्न हमारे पास क्या है x बटे वाई है, इनके अंश और हर दोनों में, अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला, दोनों में कितना जोड़ रहे हैं 2, दोनों में 2 जोड़ दो, मतलब ऊपर भी हम 2 जोड़ देंगे, नीचे भी हम 2 जोड़ देंगे, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है भाई 9 बटे 11 हो जाती है। तो देखो इसको आगे सोल्व कर लो, इक्वेशन बना लो इसको, ठीक है। तो आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस गुणा करेंगे तो 11 तो इससे गुणा हो जाएगा, तो 11x प्लस में 11 दूना 22 हो गया, ये बराबर ये हो गया 9y प्लस 9 दूनी 18 हो गया। इस 9y को इधर ले आओ तो हमारे पास क्या हो गया 11x प्लस में 22 को हम उस तरफ ले जाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या 9y माइनस का इधर लिख दिया हमने, और बराबर में 18 उधर पहले से है, 22 को उस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया 22। आगे देखो ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू ये कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4 बचेगा भाई, माइनस का कितना बचेगा 4 आएगा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी भाई, अपने को थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें समीकरण दे रखा है वो जो समीकरण आया है इसमें ऊपर नीचे कुछ आया है, जैसे +2 कर दिया तो क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो समीकरण नंबर 1 मिल चुका है अपने को, अब समीकरण नंबर 2 कैसे मिलेगा उसके लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अभी हमने कितना जोड़ा था 2, अब हम कितना जोड़ेंगे 3, तो अंश और हर में x बटे वाई हमारे पास भिन्न है, दोनों में हमें कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, बराबर में तो भिन्न कितनी हो जाती है 5 बटे 6 हो जाती है भाई, 5 बटे 6 हो जाती है। क्रॉस गुणा करो इसको, 6 को इससे गुणा करो, ये हो गया 6x प्लस में 6 तिया 18 बराबर 5y और 5 तिया 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से जब अपन हल करते हैं तो किसी एक चर को लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सभी को राइट में भेजते हैं, तो हम यहीं पर एक चर को लेफ्ट में रख लेते हैं x को, ठीक है भाई। तो यहाँ से x को हम इधर रखेंगे तो देखो 6x हमारे पास इधर है, ये 5y उस तरफ है, 15 पहले से उधर है हमारे पास, 18 उधर जाके हो गया माइनस का, यहाँ से क्या मिलेगा 6x इक्वल टू 5y और यहाँ कितना मिलेगा -3। अरे 15 माइनस 18 करेंगे -3, और ये जो 6 है ये गुणा में से हट के नीचे कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया हमारे पास 6। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, इसको हम क्या दे देंगे भाई समीकरण नंबर 2 देंगे, 2 ही तो आया, तीसरा कहाँ है, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर जो 2 है, इस 2 में हमें x का मान मिल चुका है, इस x के मान को उठाएंगे और हम किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कहाँ से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पूरी लैंग्वेज लिखेंगे भाई, x का मान उठाया यहाँ से इसको और हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। हमें तो x और y से मतलब है, x और y का मान निकालना है। तो देखो यहाँ रखते हैं, इसमें देखो 11 एज इट इज़ है हमारे पास और x की जगह में ये रखना है, तो 5y माइनस का 3 बटे में क्या है भाई हमारे पास 6, यहाँ देखो माइनस का 9y है और बराबर में क्या चल रहा है माइनस का 4, इसको गुणा करो अंदर, 11 को अंदर गुणा करो तो ये 55y हो गया, माइनस का 33 हो गया और बटे में क्या है 6, माइनस का 9y इक्वल टू में -4 है। आगे सोल्व करो, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, एलसीएम कितना आ गया 6 का भाग 6 में एक बार 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो एज इट इज़ लिख दो इसको 55y माइनस का 33। अब देखो 1 का भाग 6 में दिया तो 6 बार और 6 को गुणा 9 से करेंगे तो कितना होगा 54 हो गया, 54y हो गया, 54y हो गया बराबर में -4। अब इस 6 को -4 से गुणा कर दो भाई, तो ये कितना हो गया 55y में से 54y गया तो माइनस का वो प्लस का y बचेगा।
अरे प्लस का 1y बचेगा, ठीक है। और इसको बराबर में 6 को 4 से गुणा करा तो माइनस का 24, और इस 33 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का हो गया, किसका हो गया भाई, प्लस का। तो y का मान कितना मिलेगा यहाँ से, 33 प्लस का 24 माइनस का तो 9 मिल गया। अरे y कितना मिल गया, 9। अब इस y के मान को उठाएंगे और कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो रख दो यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो भाई, समीकरण 2 में y का मान रख दो, x का मिल जाएगा, x बराबर 5 और y की जगह हमें क्या रखना है, 9 रखना है। माइनस कितना है, 3 है, माइनस कितना है, 3 है, और बटे में क्या है, 6। इसको करो सॉल्व, x बराबर 9 पंजे 45 होता है, माइनस 3 बटे 6, तो ये कितना होगा, 42 बटे 6। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 7, मतलब x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। जब x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया, तो मान रख दो, भिन्न क्या मानी थी हमने, x बटे y। अतः लिख देंगे कि अतः अभिष्ट भिन्न क्या है, अभिष्ट जो भिन्न है हमारे पास वो कितनी आई भाई, x बटे y। x क्या थे, x क्या है 7 और y क्या है 9। तो ये हमारे पास आ चुका है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो इसको उतारें, उसके बाद अपन लास्ट एंड फाइनल पार्ट इसका करते हैं 6 नंबर का। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट 6 नंबर का क्या कह रहा है, ये देखो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सवाल है। 5 वर्ष बाद, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, इम्पोर्टेंट है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। वर्तमान आयु बताओ। तो वर्तमान आयु किस किस की बतानी है, जेकब की और उसके पुत्र की। तो जेकब की आयु को तो हम x मान लेते हैं, उसके पुत्र की आयु को y मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना है तो बाद की बात है। तो देखो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में माना जेकब की आयु, माना जेकब की आयु, माना जेकब की आयु। देखो किसी को भी हम x मान सकते हैं, यहाँ पे किसी को भी y मान सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि जेकब को ही x माने या उसके पुत्र को ही y माने, ऐसा फिक्स नहीं है। इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उनको लेकर चलना होता है। तो माना जेकब की आयु, और कौन सी आयु की, वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु क्या है भाई, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। भाई वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है तो वर्तमान आयु ही मानेंगे। अब देखो प्रश्नानुसार लिखना है यहाँ पे, प्रश्नानुसार। देखो क्वेश्चन इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में, बाकी तो आगे तो सॉल्व करना आता ही है हमें। तो देखो सबसे पहले वाली लाइन पढ़ो भाई, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आए तो 5 प्लस करना है, 5 वर्ष पूर्व आए तो 5 माइनस करना है वर्तमान आयु में से। तो 5 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद की बात होगी, इसका मतलब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु तो कितनी होगी, x प्लस 5 हो जाएगी, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद तो यही होगा भाई 5 वर्ष बाद आपकी आयु, आपकी जो एज है वो 5 वर्ष बढ़ जाएगी, 5 प्लस कर देंगे उसमें। तो 5 वर्ष बाद जेकब की वर्तमान आयु x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु ये थी, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दो। आयु उसके पुत्र की आयु ये होगी 5 वर्ष बाद। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, गुना शब्द आ गया, कितना है 3 गुना, तो 3 गुना में लगा दो, खत्म कहानी। इसको सोल्व कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी, करो भाई सोल्व। तो x प्लस 5 इक्वल टू ये हो गया 3y प्लस में 15। इस 3y को इधर ले आओ तो x ये क्या हो गया हमारे पास, x ये हो गया हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू उस तरफ 5 को ले जाओ तो 15 माइनस का 5 हो गया
तो क्या मिला, x माइनस 3y इक्वल टू, ये मिल गया हमें 10। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। हमें समीकरण 1 मिल चुका है। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मतलब माइनस करना है, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, x माइनस 5। और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, सॉरी y माइनस 5, y माइनस 5। आगे देखो, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु लिख दी हमने, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु लिख दी। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो बराबर का चिन्ह लगाओ और गुना शब्द आ गया तो गुणा में लगा दो। यहाँ पे सोल्व कर लो आगे इसको। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस का 7 पंजे 35। अब वही कॉन्सेप्ट जब अपन प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो एक चर को पहले ही रख लो लेफ्ट में, एक स्टेप बचेगी आपकी, 2-3 स्टेप बचेगी। तो इस 5 को उधर ले जाओ, तो x बराबर 7y और उधर है माइनस का 35, इस 5 उधर जाके हो गया प्लस का, तो क्या मिला हमें, x इक्वल टू 7y और ये मिल गया हमें 30 मिल गया भाई। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 आ गया था, ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 से x का मान उठाओ और किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान किस में रखेंगे भाई, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो समीकरण 1 में, जहाँ पे x है वहाँ पे 7y माइनस 30 आ जाएगा। तो यहाँ x है तो x की जगह 7y माइनस 30 और फिर क्या है भाई, माइनस का 3y है, इक्वल टू में क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 रखो। आगे देखो, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या मिलेगा, 7y माइनस 3y, तो कितना बचेगा 4y, और इस 30 को उधर लेके जाएंगे तो 10 तो पहले से उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया 4y इक्वल टू 50, सॉरी 30 को लेकर जा रहे हैं ना, तो अब कितना हो गया, ये 40 हो गया, ये इससे कट गया कितनी बार, 10 बार, तो y का मान कितना आ गया 10। अरे y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इस y के मान को उठाओ और समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ रख दो, इधर रख देता हूँ y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखो भाई। तो x बराबर 7, y की जगह क्या रखना है, 10 रखना है, तो गुणा में 10 और माइनस कितना है 30 है, माइनस है 30, तो ये हो गया x बराबर, ये हो गया 70 माइनस 30, तो कितना आ गया हमारे पास 40। तो x का मान 40 आ गया और y का मान 10 आ गया। तो x किसको माना था हमने, जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। तो लिख देंगे लास्ट में लाइन की अतः जेकब की वर्तमान आयु कितनी है भाई, जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है भाई, पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास आ गई 10 वर्ष। क्लियर है क्या? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत आसान था, बस कॉन्सेप्ट समझो, इक्वेशन बनाओ, समीकरण बनाओ और बाकी तो वही पैटर्न होता है सभी क्वेश्चन का सेम। इस क्वेश्चन को उतारो, उसके बाद हम देखो आज की इस क्लास में हम इतना ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले थे और जो बिना लैंग्वेज वाले थे, प्रतिस्थापन मेथड अपने सीखा है, इसमें प्रतिस्थापन विधि हमने सीखी है ना। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गई होगी जिसने कंप्लीट ये वीडियो देखा है। लास्ट जो 2 वीडियो देखे 3.2 के, उनको सभी को समझ में आया होगा। तो बस यही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे विलोपन विधि सीखेंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। वो भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तुम लोगों को समझाऊंगा और वो इससे भी ज़्यादा आसान है, इतना आसान बना दूंगा कि तुम एक बार पढ़ने के बाद बोलोगे कि मज़ा ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहें
और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।